नमस्कार सभी को। आज हम समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय 4 भाग 3 पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो हम अब हमारे जो नज़दीकी पड़ोसी है और विश्व में शक्ति का तीसरा बड़ा केंद्र चीन की ओर देखते हैं कि उसकी हालत वैश्विक स्तर पर क्या है। तो 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। 1978 में हुआ क्या था यहाँ पर कि आर्थिक सुधार हुए, उसके बाद से इसे एक महाशक्ति के रूप में उभरते हुए देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। तो 1978 में जब इन्होंने आर्थिक सुधार किए तो बहुत तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकती है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। वर्तमान में चीन एशिया के विकास का इंजन माना जा सकता है, मतलब सबके लिए ऊर्जा या सबको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा माना जाता है। और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति मतलब लोकेशन कहाँ है, उसकी कौन सी जगह वो स्थित है, और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। तो हम देखते हैं इसका थोड़ा सा पीछे से इतिहास क्या है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई यहाँ पर। उसके बाद चीनी जनवादी गणराज्य की अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी। तो 1949 में जब यहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुई, उसके बाद इन्होंने अर्थव्यवस्था का साम्यवादी मॉडल पूर्व सोवियत संघ से लिया। इस कारण चीन ने पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़ दिए। जब पूर्व सोवियत संघ के साथ इनके अच्छे संबंध थे तो दूसरी जो दुनिया थी, जिसको हम कहते तो पहली दुनिया है, बाकी की जो दुनिया थी, जो पूंजीवादी देश थे, उनके साथ इनके रिश्ते खराब हो गए या तोड़ दिए। ऐसी स्थिति में उसके पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई साधन नहीं था। अब ऐसी स्थिति में चीन को क्या करना है कि अपने पास जो संसाधन थे उन्हीं से उनको गुजारा चलाना था। थोड़े समय के लिए इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली, पर अब इसने खेती से पूंजी निकालकर सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया, क्योंकि दूसरे के भरोसे कब तक रहेगा। तो इसने क्या किया, अपने खेती से पूंजी निकालने का प्रयास किया, बचत करने का प्रयास किया और उसे सरकारी क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए खर्च किया गया। चूँकि इसके पास विदेशी बाज़ारों से तकनीक और सामानों खरीद करने के लिए विदेशी मुद्रा या दूसरे देशों की संपत्ति या उनकी मुद्रा नहीं थी इनके पास, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करना शुरू किया। तो इन्होंने ये रणनीति अपनाई कि जो चीज़ इनको विदेश से मंगवानी थी वो अपने स्तर पर, चाहे दूसरे मॉडिफिकेशन रूप में हो, लेकिन उन्होंने यहीं पर उसको उत्पादन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार चीन ने अपनी औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ी करने के साथ साथ अपने नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देना भी शुरू कर दिया। तो इससे लोगों को रोजगार भी मिला। आज चीन अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में विकसित देशों से भी कहीं आगे हैं, या उनसे भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं यहाँ के लोग ले रहे हैं। चीनी अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% दर से हो रहा है, लेकिन तेज रफ्तार से बढ़ती जनसंख्या ने इस विकास दर पर पानी फेर दिया। इसकी समस्या सबसे बड़ी क्या है, जनसंख्या इतनी है, कितनी भी सुविधाएं दें वो कम पड़ ही जाती है। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अधिशेष का मतलब है कि जो व्यक्ति खेती कर रहा है उसके पास अपने खर्चे के बाद जो बचता है उसे हम अधिशेष कहते हैं। तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो खेती के पैदावार में अधिशेष बच नहीं पा रहा था या उद्योगों की ज़रूरत के लायक नहीं मिल पा रहा था। इन सभी कारणों से चीनी अर्थव्यवस्था संकट में फंसती जा रही थी। तो जब उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं मिल रहा है तो चीनी अर्थव्यवस्था संकट में फंसती हुई नजर आ रही थी। ऐसी स्थिति में चीनी नेतृत्व में 1970 के दशक में कुछ नीतिगत निर्णय लिए। तो उनको कोई नया रास्ता ढूंढने का उपाय सोचने लगे वो। चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया। जो अब तक वो अलग थलग पड़ा था, 1972 में अमेरिका के साथ इन्होंने संबंध बनाना शुरू किया और एकांतवास को खत्म करने की कोशिश की। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। तो 1973 में प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उन्होंने 4 प्रस्ताव रखे, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया जाए, अर्थात नई नई तकनीकी को अपनाया जाना चाहिए।
1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। तो प्रश्न आता है कि खुले द्वार की नीति की घोषणा किसने की? तो देंग सियाओपिंग ने। मतलब क्या था इसका? तो मतलब था कि अब दूसरे देशों के साथ ये व्यापार बढ़ाने लगे, दूसरे देशों को अपने यहाँ निवेश करने के लिए आमंत्रित करने लगे। अब चीन बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए विदेशी पूंजी व तकनीकी के निवेश से ज़्यादा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। तो खुले द्वार की नीति का लक्ष्य यही था कि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था अपनाई जाए, विदेशी पूंजी और तकनीकी के निवेश से ज़्यादा उत्पादन किया जाए। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल न करने के बजाय, वही शॉक थेरेपी है जो IMF और WTO विश्व बैंक ने, जो पूर्व सोवियत संघ के समर्थक पश्चिमी यूरोप के देश थे, विघटन होने के बाद, पूर्व सोवियत संघ का विघटन होने के बाद उन देशों के विकास के लिए अपनाई थी शॉक थेरेपी। उस शॉक थेरेपी को इन्होंने नकार दिया या अमल न करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का निजीकरण किया, अर्थात निजी हाथों में दे दिया खेती को। उसके बाद 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण किया गया। उद्योग भी अब निजी क्षेत्रों में दे दिए या व्यक्तियों को उनके लाभ कमाने के हिसाब से दे दिए। व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे सेज कहते हैं, उन्हीं के लिए हटाया गया। तो अर्थात सेज में किसी भी प्रकार के व्यापार अवरोध नहीं होंगे, जहाँ विदेशी निवेशक अपने उद्योग लगा सकते थे। इस सेज में या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अब विदेशी उद्यम या विदेशी निवेशक अपने पैसे लगा सकते थे। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। तो इन आर्थिक जो सुधार किए, तो इनकी जो पुरानी जड़ता थी, जिनसे ज़्यादा इनका विकास नहीं हो पा रहा था, उनसे दूर हटने में या उभरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो कृषि का जब निजीकरण किया तो ग्रामीण आय भी बढ़ी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत बढ़ने भी लगी। परिणाम स्वरूप ग्रामीण उद्योग बढ़ने लगे। जब बचत होगी तो उद्योग बढ़ेंगे। इस प्रकार उद्योग एवं कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अच्छी रही। तो अब थोड़ा सा बैलेंस में हुआ चीन, और कृषि में और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में ये विकास अच्छी तरह करने लगे। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बन गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे आप सिंपल भाषा में FDI बोलते हो, तो FDI के लिए विश्व में सबसे ज़्यादा आकर्षक केंद्र बन गया। आकर्षक केंद्र का मतलब होता है कि दूसरे देश उस केंद्र पर या उस क्षेत्र में जाकर अपना निवेश करना चाहते हैं। तो अब सभी देश चीन में अपना निवेश करना चाहते थे। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है, अर्थात दूसरे देशों की जो मुद्रा है उन चीन ने बहुत इकट्ठी कर ली है। और वर्तमान समय में ये माना जाता है कि जिस देश के पास जितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार होगा, वह आर्थिक दृष्टि से उतना ही सक्षम माना जाएगा, क्योंकि वो दूसरे देशों के साथ जितनी ज़्यादा भंडार उसके पास विदेशी मुद्रा का, लंबे समय तक व्यापार कर सकता है। इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश भी कर रहा है। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। तो WTO का सदस्य बन गया 2001 में, जो कि विश्व के साथ आर्थिक जुड़ाव के लिए मजबूत आधार बना। तो पहले WTO का सदस्य नहीं था। WTO के सदस्य होने का मतलब है कि अब ये पूरे विश्व के साथ जुड़ सकता है। अब चीन की इच्छा भविष्य में विश्व अर्थव्यवस्था को अपना मनचाहा रूप में डालने की है या मनचाहा रूप देने की है। सोचता है कि अब जो विश्व अर्थव्यवस्था हो वो चीनी हितों के अनुकूल हो। परंतु यदि हम ये चीन का दूसरा पक्ष भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन सुधारों का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिला है। यहाँ अभी भी 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा नहीं है या वो सुविधाएं नहीं है जो विकसित देशों में महिलाओं के लिए है। पर्यावरण नुकसान एवं भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आने लगे हैं। गांव और शहर तथा तटीय और मुख्य भूमि में रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है, अर्थात अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी ज़बरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे, अर्थात सभी उसकी कद्र करने लगे हैं कि आर्थिक स्थिति के रूप में वो वास्तव में ही उभरा है।
1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाऊ रखने में चीन ने आर्थिक उभार में काफ़ी मदद की थी। तो हुआ क्या था कि 1997 में, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ाया कि आसियान देश, उनमें एक आर्थिक संकट आया गया था और उस आर्थिक संकट में चीन ने उन्हें आर्थिक पैकेज दिए, सहायता की, ताकि उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया और वो जल्दी रिकवर हो गए। तो ये सहायता करने में चीन कब सक्षम हुआ? जब वो अपना आर्थिक विकास खुद पहले कर चुका था। लैटिन अमेरिका बोलते हैं मैक्सिको सहित दक्षिणी अमेरिका का पूरा क्षेत्र को। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है, पर यदि लैटिन अमेरिका शब्द का मतलब आता है तो मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका के जितने भी देश हैं उन सबको हम लैटिन अमेरिका बोलते हैं। तो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। तो ये ज़्यादातर निवेश अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ही अपना कर रहा है। अब हम देखते हैं कि चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले, मतलब जब यूरोप के देश भारत या एशिया अफ्रीका के देशों पर अधिकार नहीं कर रहे थे या अधिकार करने से पहले की बात हम कर रहे हैं अभी, तो पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे, अर्थात जब पश्चिमी साम्राज्यवाद पनपा उससे पहले। चीन का आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। तो पहले एक सिस्टम है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, आसपास के छोटे देश उसे कुछ भुगतान गिफ्ट देते थे ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सके। तो ये आसपास के इलाकों से नजराना भी लेता था। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे। भारत ने भी अपने राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रखा, अर्थात भारत का भी छोटा मोटा साम्राज्य तो नहीं कह सकते, साम्राज्य नहीं था, लेकिन संपर्क अच्छे थे। भारत हो या चीन, इसका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था और उस समय पर दोनों का इच्छा भारत है या चीन है, उनका संपर्क राजनीतिक ही नहीं था, ये आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी भी टकराव नहीं हुआ। इनमें उस समय साम्राज्यवाद की या आर्थिक बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थी, तो इस टाइप का कोई टकराव हुआ नहीं। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध भी सीमित थे, टकराव नहीं हुआ, न ही ज़्यादा मुलाकात थी, तो संबंध भी थोड़े सीमित थे। परिणाम ये हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को अच्छी तरह से भी नहीं जान सके और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराएं तो दोनों को एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई। तो 20वीं सदी में, जब 1901 से बाद के काल को हम 20वीं सदी बोलते हैं, तो जब से आमने सामने आए हैं तो इनकी विदेश नीति भी विकसित करने में दोनों को मुश्किल आई, क्योंकि दोनों ही अपने आर्थिक हितों को वरीयता देने लगे। अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल कर, तो दोनों ही घटना हुई कि भारत ने तो अपनी आज़ादी प्राप्त की और चीन में भी कुछ विदेशी शक्तियाँ थी, उनको इन्होंने निकाल दिया। तो दोनों की स्थिति में बदलाव आने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगी। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इसे उम्मीद को समाप्त कर दिया। तो जो हिंद चीन भाई भाई का नारा था वो थोड़ा फीका पड़ने लगा, और वो क्यों पड़ने लगा कि सीमा विवाद हो गया। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। तो तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र माना जाता था पहले, चीन ये कह रहा है कि हमारा क्षेत्र है, और भारत चीन की सीमा पर भी उसने बस्तियां, लोगों को बसाना, अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया। तो दोनों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा दावे के चलते 1962 में दोनों के बीच युद्ध भी हुआ। तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर चीन, हालांकि वो पूरा हिस्सा अरुणाचल का भारत का हिस्सा है, लेकिन फिर वो चीन अपने नस्लीय संपर्क के कारण मानता है कि वो कुछ हिस्सा उसका है। अक्साई चीन एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो 1948 में पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय पर भारतीय हिस्से पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया था, और वो कब्जा उसने वो क्षेत्र चीन को दे दिया। उसे हम अक्साई चीन बोलते हैं। अभी भी भारत का हिस्सा है, लेकिन कब्जा उस पर चीन का है। तो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर कुछ हिस्से पर ये दावा करता है कि ये
चीन का है। इसी आधार पर 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध भी हुआ। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर भी हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त ही रहे, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रहा। इसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार शुरू हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में, मतलब 1975 के बाद चीन के राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होने गए। अब उनकी जो राजनीतिक नेतृत्व बदला और सोच भी बदली कि जो विचार वाले मुद्दे हैं उनको छोड़कर व्यवहारिक मुद्दे, अर्थात जो जरूरत हमें उन मुद्दों पर बातचीत की जानी चाहिए। इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मसलों को छोड़ने को तैयार हो गया, अर्थात जिन मुद्दों पर ज़्यादा विवाद था उनको छोड़ दिया जाए, जिन पर हमें सुलह हो सकती है उन पर बातचीत कर ली जाए। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की एक श्रृंखला या चैन शुरू की गई। शीत युद्ध के बाद भारत और चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव भी आया। अब इसके संबंधों का रणनीति की नहीं आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं। तो दोनों के साथ क्या समस्या है कि दोनों ही विश्व उभरती हुई शक्ति मानते हैं विश्व की, और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को और बढ़ावा मिला। इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की कि अब जो टकराव थे उनको कम किया जाए और सीमा पर शांति और यथास्थिति जैसी भी स्थिति उसको बनाए रखा जाना चाहिए। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए गए। तो 1949 में भारत और चीन के बीच व्यापार 30% की दर से सालाना बढ़ रहा है, और वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो 1992 में भारत और चीन के बीच 33 करोड़ 80 लाख का व्यापार था, और द्विपक्षीय व्यापार मतलब दोनों देशों के बीच। और यदि हम 2018 की बात करें तो करीबन 76 अरब डॉलर व्यापार है भारत और चीन के द्विपक्षीय दोनों देशों के बीच। तो हाल के दिनों में दोनों देश ऐसे मामलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिसमें दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, अर्थात जिन पर ज़्यादा विवाद था, लेकिन अब उन पर भी हम बातचीत करने के लिए राजी हुए हैं। जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करना, विदेशों में कोई दूसरा देश है वहाँ पर ऑयल फील्ड है या एनर्जी फील्ड है, उन पर कौन चीन खरीदेगा या उसे भारत खरीदेगा, उन पर भी आपस में विचार होते हैं। इन पर वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में भी एक जैसी नीति अपनाई, और भारत और चीन की अब WTO के मामले में भी एक जैसी नीतियां हैं। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन के खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। तो कुछ लोगों का ये था कि चीन ज़्यादा आक्रांता हो रहा है या चीन बहुत ज़्यादा परमाणु हथियार एकत्रित कर रहा है, इस वजह से भारत को भी अपने परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए। लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। ये सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन ने मदद की है। बांग्लादेश और म्यांमार से भी चीन के अच्छे सैनिक संबंध है। तो इन कारण से दक्षिणी एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माने जाते हैं कि चीन का पाकिस्तान में परमाणु हथियारों में सहयोग और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सैनिक संबंध चीन के दक्षिणी एशिया में भारत के हितों के प्रतिकूल माने जाते हैं। पर इनमें से भी कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता, लेकिन दोनों ने समझदारी के साथ काम लिया और कोई किसी प्रकार का टकराव नहीं हुआ। इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीज़ों के बने रहने के बावजूद, अर्थात विवादों के होने के बावजूद भी सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। तो आपस में चीन के अधिकारी दिल्ली आते हैं और दिल्ली के अधिकारी बीजिंग या चीन जाते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार के मार्गों में भी बढ़ोतरी, आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकार या उद्देश्यों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक या अच्छे कर रही है और मजबूत बनाने में भी योगदान दे रही है। धन्यवाद।